मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं प्री 2026 के लिए कुछ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो सकती हैं, उनके बारे में बातें करने जा रहा हूँ। हालाँकि मुझे इसकी शुरुआत एशिया कप क्रिकेट से करनी चाहिए, लेकिन मैं कर नहीं रहा हूँ। आपको आश्चर्य होगा कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं इस पर कितनी भी बातें कर लूँगा, वो सब आपको पहले से मालूम है और यदि आपको पहले से मालूम ही है, ये बात मुझे भी मालूम है, तो उसके करने का अर्थ क्या है? और दूसरी बातें करें जो महत्वपूर्ण है, तो एशिया कप क्रिकेट के बारे में आप जानते हैं। डेफ़िनेटली इसे भी आपको अपने न्यूज़ में शामिल कर लेना चाहिए सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन की दृष्टि से, बावजूद इसके कि इस पर पूछा नहीं जाएगा। क्योंकि जो घटना इतनी पॉपुलर हो जाती हैं, इतनी ज़्यादा चर्चित हो जाती हैं, उस पर फिर एग्ज़ामिनेशन में क्वेश्चन के आने की संभावना नहीं के बराबर हो जाती है। फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना। मैंने आईएएस की तैयारी के लिए 2 पुस्तकें लिखी हैं। आप आईएएस कैसे बनेंगे? इसी के 2 भाग हैं। यह इंग्लिश में भी है। अब तक इसकी लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं। यदि आप अपने आईएएस के लक्ष्य के प्रति सीरियस हैं, तो आप इन दोनों पुस्तकों को लाइट हाउस मानकर चलें। यह आपके लिए एक प्रकार से मस्ट रीड बुक है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ये दोनों पुस्तकें मंगा सकते हैं। दोस्तों, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है वो असम की है। असम में जो 6 आदिवासी समुदाय हैं, वो आंदोलन पर उतर आए हैं और उनकी मांग है कि हमें जनजातियों का दर्जा मिले, हमें जनजाति घोषित किया जाए। और इसको लेकर के सच पूछिए तो अभी जो राज्य की स्थिति है वो थोड़ी-सी चिंताजनक हो गई है। हिंसात्मक आंदोलन तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन फिर भी चिंता तो पैदा करते हैं। तो आइए इसके बारे में थोड़ी-सी जानकारियाँ हासिल कर लेते हैं। मालूम होगा कि कुछ ही दिनों पहले असम के बहुत ही प्रसिद्ध जो गायक थे, सिंगर जुबिन गर्ग, वो सिंगापुर गए हुए थे और वहाँ उनकी मृत्यु हो गई। राज्य उसके शोक में एक तरफ डूबा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ उसके सामने अब ये कि नई चुनौती आ गई है। यहाँ हम थोड़ा-सा इसे सिलसिलेवार देख लेते हैं प्री एग्ज़ामिनेशन की दृष्टि से। ये 6 आदिवासी जनजातियों का समूह है। इसका जो नेतृत्व है वो मटक समुदाय कर रही है, कह लीजिए जो सबसे बड़ा समुदाय है मटक समुदाय। नाम याद रखिएगा, प्री एग्ज़ामिनेशन की बात है ना, मटक समुदाय। 5 और भी जनजातियाँ हैं। ये जनजातियाँ असम की हैं जो अभी रिज़र्वेशन की माँग कर रही हैं। रिज़र्वेशन क्या, ये कह लीजिए कि जनजाति घोषित किए जाने की माँग कर रही हैं। इन समुदायों के नाम सुन लीजिए। चाय जनजाति, ताई अहोम, नेक्स्ट है मोरन, नेक्स्ट है चुटिया और नेक्स्ट है कोच राजबोंगशी। मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जो जानकारी है बहुत इंपॉर्टेंट मालूम पड़ रही है। मटक तो है ही है, फिर है चाय, ताई अहोम, मोरन, चुटिया और कोज राजबोंगसी। ये मांग कर रहे हैं कि हमें जनजाति का दर्जा दिया जाए। मुश्किल ये है राज्य के साथ कि यदि इन 6 जनजातियों को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दे दिया जाता है, तो इनकी जो कुल संख्या है वह देश की 40% हो जाएगी, कुल आबादी का 40%। अब आप देखिए कि अब दूसरा मामला क्या है? दूसरा मामला ये है कि जब इनकी जनसंख्या 40% हो जाएगी, तो जो राज्य के गैर आदिवासी लोग हैं, उनके मन में ये आशंका पैदा हो रही है कि यदि राज्य में एसटी की आबादी 50% हुई, तो फिर उसे आपको नागालैंड और जो बाकी पूर्वोत्तर राज्यों की तरह एक पूर्ण एसटी प्रदेश बनाना पड़ेगा। यानी कि उसे छठी अनुसूची में शामिल करना केंद्र की बाध्यता हो जाएगी। छठी अनुसूची। मैंने जो लद्दाख के बारे में बात की थी, आपको स्मरण होगा कि लद्दाख की भी एक डिमांड है कि उसे छठी अनुसूची में शामिल किया जाए। मैंने आप सबसे कहा था कि छठी अनुसूची के बारे में आपकी जानकारी बहुत बेहतर तरीके से हो जानी चाहिए कि ये क्या है और इसके हो जाने से, यानी कि किसी राज्य को जब छठी अनुसूची में शामिल कर लिया जाता है, तो उसे किस तरीके के अधिकार
मिल जाते हैं। खासकर वहाँ जो आदिवासी समुदाय हैं, उन्हें बहुत अधिक अधिकार मिल जाते हैं और इसके पीछे जो मूल पर्पज़ है वो यही है कि जो आदिवासी जनजातीय समूह हैं, उनकी भाषा, संस्कृति की रक्षा होती रहे, उनके हाथ में अधिकार हों और अपने विकास में वो खुद भागीदार बन सकें। केंद्र के साथ एक प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब छठी अनुसूची में किसी राज्य को डाल दिया जाता है, तो उसे वहाँ के सभी निर्णयों के लिए यानी कि केंद्र सरकार को अनुमति लेनी पड़ती है। यानी कि केंद्र सरकार का बहुत अच्छा नियंत्रण उस क्षेत्र पर नहीं रह जाता। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के यह संकट असम में अभी उठ खड़ा हुआ है। इसका समाधान क्या होगा हम नहीं जानते हैं। लेट अस सी कि क्या स्थिति बनती है। दोस्तों, जो नेक्स्ट खबर है वो दादा साहब फाल्के पुरस्कार को लेकर के है। मैं इसकी चर्चा ये जानते हुए भी कर रहा हूँ कि एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। फिर भी चूंकि आप दूसरे एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करते होंगे, इसलिए मुझे थोड़ी सी बातें बता देनी चाहिए। इस बार का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो मलयालम के सुपर स्टार हैं मोहन लाल, उन्हें दिया गया है। 65 ईयर्स के हैं। हालांकि सुपर स्टार ये मलयालम के हैं, लेकिन तमिल, तेलुगु, हिंदी और कन्नड़ भाषाओं में भी इन्होंने फिल्में बनाई हैं और लगभग 350 से ज़्यादा फिल्मों में इन्होंने अभिनय किया है। दोस्तों, यहाँ मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो फिल्मों में योगदान के लिए दिया जाता है। पूरे जीवन में आपका योगदान फिल्म के क्षेत्र में क्या रहा है और फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला यह हमारे देश का सर्वोच्च सम्मान है। 1969 से इसे शुरू किया गया था, जब दादा साहब फाल्के की जन्म शताब्दी मनाई जा रही थी। 1969 और पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने का श्रेय देविका रानी जी को मिला था। क्योंकि यदि कभी प्रश्न पूछ भी लिया गया, मान लीजिए अभी जिनको मिला है उनके बारे में, तो आप जानते हैं कि सिविल सर्विस जो अपने क्वेश्चन है वो यहीं तक सीमित नहीं रखता, कब इसकी स्थापना हुई और पहला पुरस्कार किसको मिला। इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना बन जाती है। दोस्तों, जो नेक्स्ट खबर है वो MiG-21 को लेकर है। MiG-21 लड़ाकू विमान विधिवत तरीके से उसे अब विदाई दे दी गई है आफ्टर 62 ईयर्स। MiG-21 को 1963 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। दोस्तों, ये भारत का पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान था। जब मैं कह रहा हूँ सुपरसोनिक लड़ाकू विमान, तो आप जानते हैं कि जब कोई भी विमान या किसी की भी गति ध्वनि की गति से तेज हो जाती है, उसे सुपरसोनिक ध्वनि वाला तत्व मान लिया जाता है। 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उस समय इस विमान ने भारत की बहुत मदद की थी, या कह लीजिए कि भारत को निर्णायक विजय दिलाई थी। कारगिल युद्ध में भी इसने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया था। इसकी जो गति है लगभग 2200 किलोमीटर प्रति घंटा है। आप इमेजिन कर सकते हैं 2200 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये 17,500 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। अब इसे विदाई दे दी गई है क्योंकि इसके बहुत ही आधुनिक मॉडल आ गए हैं। और आप अक्सर अखबारों में पढ़ते होंगे कि जो MiG-21 विमान थे वो बहुत ज़्यादा हादसों का शिकार होने लगे थे। उसको लेकर के भी बहुत ज़्यादा चर्चाएं होने लगी थी। मतलब पिछले कुछ सालों में ही आप देखिए कि 480 दुर्घटनाएं हुई और उसमें 200 से अधिक पायलटों की जान गई है। तो बेहतर हुआ कि यदि कोई विमान इतना विवादास्पद हो रहा है तो उसे विदाई दे दी जाए। तो दोस्तों, अब इसे विदाई दे दी गई है MiG-21। जो नेक्स्ट खबर है दोस्तों वो 4G को लेकर है। भारत ने अपना 4G लॉन्च कर दिया है और ऐसा करने वाला वह दुनिया का 5वां देश बन गया है। जब मैं कह रहा हूँ 4G लॉन्च कर दिया है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका जो मेन मतलब है वो ये है कि ये हमारा स्वदेशी है, पूरी तरह से हमने डेवलप किया है। और इसे डेवलप करने वाली जो एजेंसी है वह है BSNL। 4G तकनीकी हमने विकसित कर लिया है। जो दूसरे और 4 देश हैं जिन्होंने अपनी टेक्निक से डेवलप किया है वह चीन, स्वीडन, दक्षिण कोरिया और
डेनमार्क। इसका मतलब ये हुआ कि भारत अब बाकायदे दुनिया के दूसरे देशों को भी नेटवर्क तकनीक और इससे जुड़े हुए उपकरणों का निर्यात कर सकेगा। ये भारत की आप कह लीजिए कि एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। दोस्तों, जैसा कि ट्रंप महोदय लगातार कुछ न कुछ विवादास्पद बयान देते रहते हैं, कुछ न कुछ कदम उठाते रहते हैं, तो उन्होंने एक काम अभी और कर दिया है। उन्होंने कहा है कि 1 अक्टूबर से जो भारत से दवाइयाँ जाती है, ब्रांडेड और पेटेंट वाली दवाइयाँ, उस पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। 100% टैरिफ लगाया जाएगा। पहले भारत से जो दवाइयाँ जाती थी, उन पर कोई भी शुल्क नहीं था। अब देखिए, अब 100% टैरिफ लगा दिया है, तो इस पर भारतीय दवा उद्योगों पर प्रभाव तो पड़ेगा ही, लेकिन हमारी बहुत सी भारतीय कंपनियाँ ऐसी हैं, जो अमेरिका में ही रह कर के उत्पादन करती हैं। उन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो वहीं रह कर के उत्पादन कर रही हैं। लेकिन ऐसी दवाई की कंपनियाँ जो भारत में दवा उत्पादन करके और फिर उसका निर्यात अमेरिका को करती थी, उन पर डेफ़िनेटली इसका कुछ न कुछ प्रभाव पड़ेगा ही। लेकिन अमेरिका में ये उम्मीद की जा रही है कि शायद इसका विरोध भी हो, क्योंकि दवाइयाँ वहाँ महँगी हो जाएँगी। अमेरिका में वैसे ही जो मेडिकल फैसिलिटी है, सर्विसेज़ हैं, वो बहुत महँगी हैं। लेकिन एक बात और है कि भारत बहुत बड़े पैमाने पर जेनेरिक दवाओं का उत्पादन करने वाला देश है। जो जेनेरिक दवाएँ हैं, उन पर इस टैरिफ का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी प्री एग्ज़ामिनेशन की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में जानकारियाँ। इस विषय पर बस इतना ही, और इसी के साथ ही अब इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।